ऑल राइट। सो लास्ट टाइम पे हमने नरेशन शुरू किया था और नरेशन में ये जाना था कि किस टाइप से कब नरेशन में हम जो है प्रेजेंट अगर इंडेफिनिट टेंस है या प्रेजेंट टेंस है फ्यूचर टेंस है रिपोर्टिंग स्पीच में तब उसको चेंज नहीं करेंगे। असर्टिव टाइप ऑफ सेंटेंसेस का हमने डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में सीख लिया था और आज हम देखेंगे इंटेरोगेटिव टाइप ऑफ सेंटेंसेस का नरेशन कैसे चेंज करते हैं। तो आज का टॉपिक है इंटेरोगेटिव टाइप ऑफ सेंटेंसेस का देखिए इंटेरोगेटिव टाइप ऑफ सेंटेंसेस में आप याद रखिए सबसे पहले अगर रिपोर्टिंग स्पीच में जो वर्ब लिखी होगी सैड या सैड टू, इसको आप कन्वर्ट कर देंगे आस्क्ड में। सैड या सैड टू को कन्वर्ट आस्क्ड में कर देंगे। उसके बाद जो है क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क को ड्रॉप कर देंगे। क्वेश्चन मार्क इज ड्रॉप्ड। क्वेश्चन मार्क ड्रॉप क्यों हो जाएगा? क्योंकि जितने भी इनडायरेक्ट सेंटेंसेस होते हैं वो सब असर्टिव होते हैं, उनमें क्वेश्चन की जरूरत नहीं होती है। सो क्वेश्चन मार्क इज ड्रॉप्ड। ऑल राइट। दूसरी बात कि अगर रिपोर्टेड स्पीच में क्वेश्चन जो है वो हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है तो आप उस हेल्पिंग वर्ब की जगह इफ या वेदर कंजंक्शन का यूज करेंगे। यूज इफ या वेदर कंजंक्शन इन प्लेस ऑफ इफ और वेदर कंजंक्शन इफ the question, बहुत ज़्यादा, if the question starts with helping verb, if और whether conjunction का यूज करेंगे अगर क्वेश्चन हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो। और फिर दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, इंटेरोगेटिव फॉर्म। इंटेरोगेटिव फॉर्म, इंटेरोगेटिव फॉर्म का मतलब क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लिखना, ये इंटेरोगेटिव फॉर्म होती है। इंटेरोगेटिव फॉर्म इज चेंज्ड इनटू असर्टिव फॉर्म। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इनटू असर्टिव फॉर्म। असर्टिव का मतलब क्या होता है कि सब्जेक्ट को हेल्पिंग वर्ब से पहले लिखना, उसके बाद मेन वर्ब लिखना, ठीक है, ये असर्टिव फॉर्म होती है। जितने भी इनडायरेक्ट सेंटेंसेस होते हैं उनमें हम इंटेरोगेटिव फॉर्म का यूज़ नहीं करते हैं, असर्टिव फॉर्म का यूज़ करते हैं। और इंटेरोगेटिव फॉर्म का मतलब होता है हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लिख देना। यहाँ से एरर वो बना के देंगे, किस टाइप से देंगे आप इस वाली पॉइंट को याद रखिएगा, वो अभी हम आपको बता देंगे, ठीक है। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सैड या सैड टू हो तो उसको आप आस्क्ड में कन्वर्ट कर देंगे, सैड टू या सैड। क्वेश्चन मार्क को ड्रॉप कर देंगे। अगर जो है क्वेश्चन रिपोर्टेड स्पीच में किसी हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है तो उस केस में आप इफ या वेदर कंजंक्शन का यूज करेंगे और उसके बाद आप जो है वो जो इंटेरोगेटिव फॉर्म है उसको कन्वर्ट कर देंगे असर्टिव फॉर्म में। दीज आर द फ्यू इंपॉर्टेंट पॉइंट विच यू हैव टू कीप इन माइंड बिफोर कन्वर्टिंग अ डायरेक्ट नरेशन इनटू एन इनडायरेक्ट वन, ठीक है। ऑल राइट। सो आप अब इस पॉइंट्स को याद रख लीजिए। अब हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखें। दिस, हाँ, और एक बात और, बाकी सारे जो चेंजेस होंगे नाउन प्रोनाउन के वो सब सेम रहेंगे जो हमने असर्टिव टाइप में किए थे, ठीक है। सो दे सेड टू मी, दे सेड टू मी they said to me, do you like sweets?
डू यू लाइक स्वीट्स? क्वेश्चन नंबर 12, you said to him, have I disturbed you? Have I disturbed you? इन दो क्वेश्चन को देखिए। दे सेड टू मी डू यू लाइक स्वीट्स, इंटेरोगेटिव है रिपोर्टेड स्पीच, सो आप सेड टू को आस्क में कर देंगे। दे आस्क्ड मी, ऑल राइट। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब की जगह आप इफ या वेदर में से किसी एक कंजंक्शन का यूज कर सकते हैं। हम यहां पर इफ का यूज कर लेते हैं, ऑल राइट। दे आस्क्ड मी इफ। अब आप देखो उसके बाद हमें प्रोनाउन का चेंज करना है। तो प्रोनाउन, ये यू जो है सेकेंड पर्सन प्रोनाउन है। सेकेंड पर्सन प्रोनाउन चेंजेस अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट इन द रिपोर्टिंग स्पीच। सो ये यू जो है मी के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, तो यहाँ पर आई आ जाएगा। दे आस्क्ड मी इफ आई। अब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पास्ट इंडेफिनिट में कन्वर्ट हो जाता है। और आपको पता है कि पास्ट, और ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंसेस में हम हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करते हैं। सो दे आस्क्ड मी इफ आई। अब यहाँ पर लाइक्ड क्यों लिख दिया? क्योंकि डिड का यूज नहीं करते हैं। डिड, डू, डज और डिड का यूज हम इंटेरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस में करते हैं। दिस इज असर्टिव टाइप ऑफ सेंटेंस, ठीक है। इफ आई लाइक्ड स्वीट्स, ठीक है, और ये फुल स्टॉप। तो दे आस्क्ड मी इफ आई लाइक स्वीट। ये समझ में आ गया आपके किस तरीके से हमने किया? ये V2 फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट हो गया। नाउ लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 12। यू सेड टू हिम, यू आस्क्ड हिम, यू आस्क्ड हिम। अब ये हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है। जब हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है तो उस केस में हम इफ या वेदर कंजंक्शन का यूज कर लेते हैं, ऑलराइट। Let's write if here as a conjunction. You asked him if first person pronoun changes according to the subject. First person यहाँ आई है, subject के according change हो जाएगा। So क्या आ जाएगा यहाँ पर? You आ जाएगा। If you, present perfect का tense है, present perfect जो है past perfect में change हो जाता है। If you had disturbed, second person pronoun changes according to the object of the reporting speech, so यहाँ पर him आ जाएगा, ठीक है। you है, वहाँ him है, तो यहाँ him हो जाएगा। इतना समझ में आ गया आपके किस तरीके से चेंज किया हमने इसको, ऑल राइट। सो अब इसको मिटा देते हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अभी मैं आपको एरर अभी से बता दूं, पता है क्या बताएंगे वो? यहाँ पर इफ हैड यहाँ पे लिख के दे देंगे वो, और फिर आपसे पूछेंगे तो ये गलती हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये जो है सबऑर्डिनेट क्लॉज है। इनडायरेक्ट सेंटेंसेस में या रिमेंबर दिस पॉइंट, सबऑर्डिनेट क्लॉजेस हमेशा असर्टिव फॉर्म में लिखे जाते हैं। व्हाट इज असर्टिव फॉर्म? सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब लिखना, ठीक है, वो असर्टिव फॉर्म होती है। और जितनी भी सबऑर्डिनेट क्लॉजेस होती हैं वो सब जो है, क्या बताया मैंने, असर्टिव फॉर्म में लिखी जाती हैं। या फिर आप ये भी याद रखिए कि जितने भी इनडायरेक्ट सेंटेंसेस होते हैं उन सबको आप असर्टिव फॉर्म में लिखते हैं, ऑल राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप, क्वेश्चन नंबर 13। हम यहाँ 13 लिख देते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, आई सेड टू यू शैल आई हेल्प यू। आई सेड टू यू शैल आई हेल्प यू। आप इसको बना के देखिए, एक मिनट, हम कुछ क्वेश्चंस और लिखते हैं।
He said to us, when will the match begin? He said to us, when will the match begin? All right. Question number 15. The policeman said, how did the thieves escaped? The policeman said, how did the thieves escaped? All right, one more question. The boy said to his Abba. The boy said to his Abba, did you have a gift for me? Did you have a gift for me? These are the 4 questions. अब हम इसको कन्वर्ट करना है. So I said to you, shall I help you? Said to इंटेरोगेटिव है तो आस्क्ड में हो जाएगा. I asked you. ठीक है. उसके बाद हेल्पिंग वर्ब से शुरू हुआ. मॉडल्स भी एक तरीके के हेल्पिंग वर्ब से, तो आप जो है इफ कंजंक्शन का यूज कर लीजिए. इफ, अब हमने इफ कंजंक्शन का यूज कर लिया. फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट. यहाँ पर आई ही फर्स्ट पर्सन है और सब्जेक्ट भी रिपोर्टिंग स्पीच में आई है. ठीक है. सो इफ आई. अच्छा, अब ये जो शैल है ये एक तरीके का आप क्या पूछेंगे, इसको आप परमिशन पूछ लें परमिशन के लिए. ठीक है. ऑफर, यहां पर ऑफर के लिए. ठीक है. सो अब यहां पर देखिए शैल का यहां शुड हो जाएगा. हम शैल क्यों लिख रहे हैं, शुड. ठीक है. शैल का पास्ट में ये शुड हो जाएगा ऑफर के लिए. आई आस्क यू इफ आई शुड हेल्प. अभी सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, चेंज होगा उसके अकॉर्डिंग, तो यू का यू ही रहेगा. फुल स्टॉप. ही सेड टू अस, ही आस्क्ड अस, ही आस्क्ड अस. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिए. अब यहां पर जो है क्वेश्चन हेल्पिंग वर्ब से शुरू ना होकर बल्कि एक क्वेश्चन वर्ड से शुरू हो रहा है. क्वेश्चन वर्ड से. ठीक है. क्वेश्चन हेल्पिंग वर्ब से शुरू नहीं हो रहा है, क्वेश्चन वर्ड से शुरू हो रहा है. और जब रिपोर्टेड स्पीच में कोई क्वेश्चन हेल्पिंग वर्ब से शुरू ना होकर क्वेश्चन वर्ड से शुरू हो, तो उस केस में हम क्या करते हैं कि जो क्वेश्चन वर्ड होता है उसी को ही एज ए कंजंक्शन यूज करते हैं. ठीक है. तो उस अब यहाँ पर जो है इनडायरेक्ट में ये क्वेश्चन वर्ड जो इस रिपोर्टेड स्पीच में एज ए क्वेश्चन वर्ड की तरह काम कर रहा है, अब यहाँ पर ये एज ए कंजंक्शन की तरह काम करेगा. एज ए कंजंक्शन. ठीक है. सो अगर हेल्पिंग वर्ब है तब तो इफ और वेदर लगा दीजिए. अगर कोई क्वेश्चन वर्ड है तो उसको आप एज ए क्वेश्चन यूज करिए इनडायरेक्ट उसमें. सो ही आस्क्ड अस व्हेन. ऑल राइट. व्हेन विल द मैच बिगिन. अब यहां पर देखिए द मैच जो है ये सब्जेक्ट है. द मैच सब्जेक्ट है. द मैच चेंज होगा अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट इन रिपोर्टिंग स्पीच. सो थर्ड पर्सन है तो द मैच का द मैच रहेगा. व्हेन द मैच. व्हेन द मैच. अब ये देखिए विल का यहां पर वुड हो जाएगा. क्यों वुड हो जाएगा? क्योंकि मेन क्लॉज पास्ट में है और फिर विल का जो वीकर फॉर्म होती है पास्ट के लिए हम वुड का यूज करते हैं. व्हेन द मैच वुड बिगिन. इस तरीके से ठीक हो जाएगा. अब हम आपको बताएं यहाँ पर वो किस तरीके से एरर दे सकते हैं. देखिए पता है आपको, वो इस तरीके से लिख के देंगे. ही आस्क्ड अस व्हेन वुड द
मैच बिगिन, ही आस्क्ड अस व्हेन वुड द मैच बिगिन। अब आप देखें यहाँ पर व्हेन जो है वो कंजंक्शन की तरह यूज किया गया है, और ये वुड देखें, वुड हेल्पिंग वर्ब हो गई, मॉडल हो गई, और द मैच यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया, और ये मेन वर्ब हो गई। और ये किस टाइप का सेंटेंस है? इनडायरेक्ट सेंटेंस। इनडायरेक्ट सेंटेंसेस हमेशा असर्टिव फॉर्म में लिखे जाते हैं, और यहाँ पर आपने क्या किया? इंटेरोगेटिव फॉर्म लिख दी वुड, जो कि गलत हो जाएगा। तो आप इस तरीके से एक लिख के दे देंगे, ये गुनाह कबीरा होगा, आपको इसको बाद में लिखना पड़ेगा। गॉट दिस पॉइंट? इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस आर ऑलवेज रिटन इन असर्टिव फॉर्म्स, ठीक है। तो वहां पर उन्होंने वुड को पहले लिख दिया, जब आपने वुड को पहले लिख दिया, सब्जेक्ट बाद में लिखा, तो वो इंटेरोगेटिव फॉर्म हो गई, और जो कि गुनाह कबीरा हो गया। ऑल राइट, ठीक है। नाउ लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 15। द पुलिसमैन सेड, द पुलिसमैन आस्क्ड, द पुलिसमैन आस्क्ड। अब यहाँ पर हाउ जो है ये भी क्वेश्चन वर्ड है, तो अब आप इसको एज ए कंजंक्शन यूज कर लेंगे। तो एज इट इज, द पुलिसमैन आस्क्ड हाउ डिड द थीफ एस्केप्ड। अब ये पास्ट इंडेफिनिट का है, आप सब्जेक्ट क्या है? द थीफ्स है। द थीफ उसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा रिपोर्टिंग स्पीच में। द पुलिसमैन थर्ड पर्सन का है, तो द थीफ का द थीफ्स हो जाएगा। हाउ द थीफ्स, ये पास्ट इंडेफिनिट का, पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। हाउ द थीफ्स हैड एस्केप्ड। गॉट दिस पॉइंट? ऑलराइट, नाउ लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 16। द बॉय सेड टू हिज अब्बा, द बॉय आस्क्ड हिज अब्बा, द बॉय आस्क्ड हिज अब्बा, ठीक है। डिड यू हैव अ गिफ्ट फॉर मी। अब आप यहाँ देखें हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है, तो आपको इफ या वेदर कंजंक्शन का यूज कर लीजिए। ऑलराइट, यहाँ पे हम वेदर लिख देते हैं, कोई ऐसा नहीं है, इफ या वेदर में से कोई एक भी यूज कर सकते हैं, दोनों ठीक है, ठीक है। तो हमने वेदर यूज कर लिया, आप इफ भी यूज कर सकते हैं। द बॉय आज अब्बा, डिड यू, अब यहाँ पर देखिए यू सब्जेक्ट है, सेकेंड पर्सन का है, सेकेंड पर्सन का जो है वो चेंज होता है ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सो अब यहाँ पर ये जो है अब्बा ऑब्जेक्ट है, थर्ड पर्सन का है, तो अब आप क्या कहेंगे? यहाँ पर थर्ड पर्सन ही का यूज कर देंगे, वेदर ही। अब आप यहाँ देखें, ये जो हैव है ये मेन वर्ब है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट कन्वर्ट हो जाता है पास्ट इंडेफिनिट में। तो हैव की जगह यहाँ क्या आ जाएगा? हैड। हैड यहाँ पर ये मेन वर्ब की तरह यूज किया गया, वर्ब की सेकेंड फॉर्म, और यहाँ पर ये हैव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो वेदर ही हैड a gift for, अच्छा अब ये देखिए फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन चेंज होते हैं सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट यहाँ पर द बॉय है, तो अब आपको यहाँ पर ये कौन सा ऑब्जेक्टिव केस लिखा हुआ है? द बॉय थर्ड पर्सन का है, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर उसका ऑब्जेक्टिव केस हिम लिख दीजिए। ये लीजिए, ये हो गया। आपको राइटिंग आज बहुत अच्छी आई है हमारी। हम जाके दोबारा से अपनी वीडियो देखते हैं और फिर देखते हैं कहाँ कहाँ गलती होगी। कल एक जगह हमने जल्दी में वो पहले क्वेश्चन में मी करा दिया था, तो वो इस अर्थ लिख लेना, ठीक है उसमें। और एक जगह और हैज हम बोल रहे थे और हेड लिख दिया है, तो ये ठीक है। ऑल राइट, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाली बात याद रखिए कि इंटेरोगेटिव, जब आप इंटेरोगेटिव टाइप ऑफ सेंटेंसेस को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं तो वो हमेशा असर्टिव फॉर्म में होते हैं। वो एग्जाम में असर्टिव फॉर्म मतलब होता है सब्जेक्ट को हेल्पिंग वर्ब से पहले लिखना, ठीक है, पहले सब्जेक्ट लिखना। तो वो उस तरीके से दे देंगे आपको, हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लिख के दे देंगे, जो कि गुनाह हो जाएगा और फिर आपको पता नहीं चलेगा अगर ये पता नहीं होगा। तुमने बदले हमसे क्या तुम्हें ऑल राइट, क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। दे said to me, where will you drop it? They said to me,
वेयर विल यू ड्रॉप इट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, he asked his abba when would they go to Delhi? When would they go to, हम अपने बरेली का नाम लिख देते हैं, बरेली। अब इन दो क्वेश्चंस को देखिए। दे सेड टू मी, दे आस्क्ड मी, दे आस्क्ड मी। अब ये भी देखिए इंटेरोगेटिव वर्ड है, जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में तो वहां पर ये एज ए कंजंक्शन काम करने लगेगा। दे आस्क्ड मी वेयर विल यू। अब यहाँ पर यू जो है वो सब्जेक्ट है, सेकेंड पर्सन सब्जेक्ट है। सेकेंड पर्सन सब्जेक्ट चेंज होते हैं अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच। ठीक है, तो यू है, वहां पे मी है तो आई हो जाएगा, वेयर आई। अब आप देखें विल का क्या हो जाएगा, वुड, वेयर आई वुड ड्रॉप इट। जो है थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, कोई चेंज नहीं होता तो इट का इट ही रहेगा। ही आस्क्ड हिज अब्बा, अब आप देखें ही आस्क्ड, ही सेड टू हिज अब्बा होगा, ही आस्क्ड हिज अब्बा हमने बोल दिया। क्या है देख लेते हैं एक बार। He asked his अब्बा। अब आप देखें इसको तो इसको ऐसे ही लिख देंगे, he asked his अब्बा when would they go to Delhi। ठीक है, सो अब आप when, ये देखिए इसमें कुछ चेंज नहीं, ये हेल्पिंग वर्ब हो गई और ये सब्जेक्ट हो गया। वुड का तो चेंज नहीं करते, ये बस इसमें आपको क्या करना है, इनडायरेक्ट करना है। तो इनडायरेक्ट में आप हेल्पिंग वर्ब को बाद में लिखते हैं सब्जेक्ट के, तो ये पहले दे लिख देंगे, when would they go to Delhi, when they would go to Delhi। बस ये हो गया। ऑलराइट, इसमें कुछ चेंज ही नहीं करना था। अब देखिए, अब हम एक क्वेश्चन लिखेंगे और उसके 4 ऑप्शंस लिखेंगे, आपको बताना है वो ठीक है या गलत है। ये वाली बात याद रखना कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जब आप चेंज करते हैं तो इनडायरेक्ट सेंटेंसेस सारे असर्टिव होते हैं। He asked me what is my name। He asked me what is my name। क्वेश्चन नंबर ये 20 है, टिक द करेक्ट आपको करना है, टिक द करेक्ट। ऑप्शन ए ये है, ही asked me what is my name। ऑप्शन बी है इसका, he asked me what was my name। ऑप्शन सी है इसका, he asked me what my name is। ऑप्शन डी है, he asked me what my name was। टिक द करेक्ट वन, he asked me what is my name, he asked me। ऑलराइट, अब आप देखो, सबसे पहले हम आपको बताएं asked me
ये मेन क्लॉज है, मेन क्लॉज पास्ट में है, मेन क्लॉज पास्ट में, तो सबऑर्डिनेट क्लॉज तो प्रेजेंट में नहीं हो सकती, ये गुनाहे कबीरा हो गया, गलत। उसके बाद इसी तरीके से ही आस्क्ड मी व्हाट माय नेम इज, ये भी गलत हो जाएगा। एक तो इस तरीके से आप गलती कर सकते हैं, मतलब गलत लगा देंगे क्योंकि मेन क्लॉज पास्ट में है और सबऑर्डिनेट क्लॉज भी पास्ट में होना चाहिए, ठीक है, वो रूल है। अब आप दूसरा देखें, चलिए अब ये दो ऑप्शंस बचे, वो दो क्यों गलत हो गए, वो तो हमने सिंपल सबसे इजीएस्ट जो था उसके थ्रू निकाल लिया। ही आस्क्ड मी व्हाट वाज माय नेम और ही आस्क्ड मी व्हाट माय नेम इज। अब आप देखें, मैंने अभी आपको बताया कि जितने भी इनडायरेक्ट सेंटेंसेस होते हैं दे ऑल आर असर्टिव इन नेचर। व्हाट इज असर्टिव फॉर्म? असर्टिव फॉर्म मीन्स सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब को लिखना। अब आप ऑप्शन बी में देखिए, ही आस्क्ड मी व्हाट वाज माय नेम, यहाँ पे वाज हेल्पिंग वर्ब है, माय नेम सब्जेक्ट है और ये कैसा सेंटेंस है? इनडायरेक्ट सेंटेंस है। इनडायरेक्ट सेंटेंसेस हमेशा असर्टिव फॉर्म में लिखे जाते हैं, ये है इंटेरोगेटिव फॉर्म और गुनाहे कबीरा होती है इंटेरोगेटिव फॉर्म इनडायरेक्ट सेंटेंसेस में, तो ये गलत हो गया। अब आप देखें, ही आस्क्ड मी व्हाट माय नेम वॉज, माई नेम सब्जेक्ट हो गया, वॉज हेल्पिंग यहाँ पर मेन वर्ब की तरह काम कर रहा है, वॉज मेन वर्ब हो गई और सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब का लिखना, ठीक है। असर्टिव फॉर्म होती है तो ये असर्टिव फॉर्म हो गई और इनडायरेक्ट सेंटेंसेस हमेशा असर्टिव फॉर्म में लिखे जाते हैं, ये ठीक हो गया। गॉट द पॉइंट? ऑल राइट। अब आप देखें, चलिए क्वेश्चन हम पेपर में देंगे प्रीपोजिशन के बाद। अच्छा, अभी एक क्वेश्चन और देख लीजिए 21। द मैन टोल्ड दैट इट वॉज रेनिंग देयर हैविली। द मैन टोल्ड दैट इट वॉज रेनिंग देयर हैविली। इसमें आपको गलती पहचानना, द मैन टोल्ड दैट इट वॉज रेनिंग देयर हैविली, ठीक है। अब देखो, अगर किसी को थोड़ा बहुत पता हो क्या गलती है, हमें तो कुछ नज़र नहीं आ रही, अगर वर्ब अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको पता होगा। टेल जो है वो ट्रांजिटिव वर्ब है, इसके बाद ऑब्जेक्ट आना ज़रूरी है। ऑब्जेक्ट, द मैन टोल्ड, whom did he tell, what did he tell, ऑब्जेक्ट तो है ही नहीं, और जब ऑब्जेक्ट नहीं है तो ये फिर तो टेल तो गलत हो गया। अब आपको इसको सही करना है, तो टोल्ड की जगह आप सैड लिख दीजिए, सैड इंट्रांजिटिव वर्ब है, ये ठीक हो जाएगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। आप बस याद रखना कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जब आप कन्वर्ट करते हैं तो जो इंटेरोगेटिव फॉर्म होती है वो गलत होती है, असर्टिव फॉर्म में लिखना पड़ता है, और वो एरर आपको जो है वही इंटेरोगेटिव फॉर्म ही इनडायरेक्ट में लिख के दे देंगे, जो कि गलत हो जाएगा, ठीक है। तो आप उसको याद रख लेना, ये डायरेक्ट का था। ऑलराइट, नाउ लेट्स कम टू द कन्वर्जन ऑफ इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस का हम देखेंगे किस तरीके से होता है। अब देखिए, सॉरी ये कैप डेली गिर जाती है। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस, आपको पता है इम्पेरेटिव सेंटेंसेस का जो बाय डिफ़ॉल्ट सब्जेक्ट होता है वो यू होता है, ठीक है। और जितने भी इम्पेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं वो सब ऑर्डर, एडवाइस, रिक्वेस्ट टाइप के शो करते हैं, मेन वर्ब से शुरू होते हैं। ऑलराइट, सो अब आप देखें इसमें आपको क्या करना है। देखिए, अगर सैड टू लिखा हुआ है, सैड लिखा हुआ है, सैड टू लिखा हुआ है, तो आप इसको कन्वर्ट कर देंगे ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड, ठीक है, एडवाइज्ड
सेंटेंस के अकॉर्डिंग आप नीड देख लेंगे कि ऑर्डर लिखना है, रिक्वेस्ट लिखना है, वगैरह वगैरह। तो सेड टू को ऑर्डर्ड, एडवाइज्ड, रिक्वेस्टेड इनमें कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है, क्योंकि इंपेरेटिव सेंटेंसेस ऑर्डर, एडवाइस और रिक्वेस्ट को शो करते हैं, तो आप सेड टू को इसमें कन्वर्ट कर देंगे। इतना समझ में आ गया? ऑल राइट। उसके बाद आप देखें कि एक तो ये हो गया, फिर दूसरा टू और नॉट टू। इसकी वजह भी हम बताएंगे क्यों लिखते हैं। टू और नॉट टू आर यूज्ड इंस्टेड ऑफ कंजंक्शन, इंस्टेड ऑफ कंजंक्शंस। टू और नॉट टू का यूज करेंगे कंजंक्शन की जगह। अब आप देखें क्वेश्चन, देखिए अब उसके बाद से आपको अच्छे से क्लियर होगा। दे सेड टू हिम प्लीज लिसन टू अस। ये क्वेश्चन नंबर 22 है। दे सेड टू हिम प्लीज लिसन टू अस। दे सेड टू हिम प्लीज लिसन टू अस। देखिए सबसे पहले ये प्लीज काइंडली का काइंडली जो होता है वो रिक्वेस्ट शो करते हैं, सो दे रिक्वेस्टेड हिम आप लिख देंगे। दे रिक्वेस्टेड हिम, ठीक है। अब आप देखें दे रिक्वेस्टेड हिम। अगर आपको थोड़ा बहुत वर्ब का याद हो, मैंने 2 बार इससे पहले भी बताया है कि अच्छा ये वाली बात एक और सुनिए। दे रिक्वेस्टेड हिम प्लीज लिसन टू अस। ये जो है इंपेरेटिव सेंटेंस है, इसका जो सब्जेक्ट है वो यू है। क्या है? सब्जेक्ट यू। दे सेड टू हिम, और ये यू जो है वो कोई और नहीं है, ये हिम ही है, ठीक है, जिससे इन्होंने रिक्वेस्ट की है, ठीक है। इंपेरेटिव सेंटेंसेस के सारे जो सब्जेक्ट होते हैं वो यू होता है, इनबिल्ट सब्जेक्ट होता है। सो ये कोई यू कुछ और नहीं है, ये हिम ही है, ठीक है। सो दे रिक्वेस्टेड हिम। अब इसका सब्जेक्ट यू, जिसको हम लिखते नहीं है इंपेरेटिव सेंटेंसेस में, वो इनबिल्ट होता है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। सो दे रिक्वेस्टेड हिम ही यू है। इतना समझ में आ गया? अब आप देखें, मैंने आपको बताया था कि मेन वर्ब के बाद लिखे गए ऑब्जेक्ट्स, मेन वर्ब के बाद लिखे गए ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट जो है नॉन फाइनाइट वर्ब के सब्जेक्ट होते हैं। दे सेड टू हिम प्लीज लिसन टू अस। सो ये यहाँ पर यू जो है वो सब्जेक्ट है, यही लिखने का काम करेगा, ठीक है, और यू कोई और नहीं, ये हिम ही है, ठीक है। सो मेन वर्ब के बाद लिखे गए ऑब्जेक्ट्स नॉन फाइनाइट वर्ब का सब्जेक्ट होते हैं। तो यहाँ पर हिम और यू दोनों सेम हैं, ठीक है, और यही सब्जेक्ट है। तो अब हम क्या करेंगे, इस लिसन को इन्फिनिटिव बनाकर इस ऑब्जेक्ट के साथ लिख देंगे। ऐसा करने से क्या हुआ, ये अब जो टू लिसन कर दिया, और अभी आपको पता है मेन वर्ब के बाद लिखे गए ऑब्जेक्ट का जो ऑब्जेक्ट नॉन फाइनाइट वर्ब के सब्जेक्ट होते हैं। तो ये टू लिसन जो है, हिम जो है इस टू लिसन का सब्जेक्ट हो जाएगा, इसका ये सब्जेक्ट और इसका ये ऑब्जेक्ट। तो दे रिक्वेस्टेड हिम टू लिसन, ठीक है। इस समझ में आ गया किस तरीके से हमने टू लिसन क्यों कर दिया, क्योंकि टू लिसन कोई और नहीं यू करेगा, और यू कोई और नहीं हिम ही है, ठीक है। तो दे रिक्वेस्टेड हिम टू लिसन टू। अब ये देखिए अस फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन चेंजेस अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच। व्हाट इज द सब्जेक्ट इन रिपोर्टिंग स्पीच? दे। तो उसका आप ऑब्जेक्टिव केस लिख देंगे टू देम, इस तरीके से बन जाएगा। ये वाली बात समझ में आ गई किस तरीके से हमने किया। सिंपली क्या कर रहे हैं, जो इंपेरेटिव मूड की वर्ब है, उसी इंपेरेटिव मूड की वर्ब को हमने इन्फिनिटिव बनाकर लिख दिया ऑब्जेक्ट के साथ। इससे क्या होगा, क्योंकि जो इंपेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं उनमें सब्जेक्ट यू होता है, और यू यहाँ पर इसमें रिपोर्टिंग स्पीच में वो होगा डूअर,
या लिसनर जिसको आप कह देंगे। तो दे रिक्वेस्टेड हिम टू लिसन टू देम। एक ऐसे कोई क्वेश्चन आया था लॉ में, भी हम बताएंगे किस तरीके का। एनीवे नाउ लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 23। दे सेड टू हिम वी सेड टू द बॉय रिवाइज ऑल द चैप्टर्स वेल। we said to the boy revise all the chapters well यहाँ एडवर्ब है, ठीक। और मैं आपको भी बोल रहा हूँ अंग्रेजी अच्छी तरीके से रिवाइज कर लो पीछे की, तभी ये सारी चीज़ समझ में आएंगी, क्योंकि ये सब कॉमन एरर्स हैं। आपने पीछे कितना पढ़ा वो सब यहाँ पर अप्लाई होगा। सो वी सेड टू द बॉय रिवाइज ऑल द चैप्टर्स वेल। अब यहाँ पर रिवाइज है, सो रिवाइज एक तरीके का आप इसको क्या बोल सकते हो, आप किसी से बोल रहे हैं कि सारे चैप्टर्स रिवाइज कर लो अच्छे से, तो एक तरीके की एडवाइस दे रहे हैं। तो अब आप लिख दीजिए वी एडवाइज द बॉय, we advise the boy। फिर आप देखिए we advise the boy revise all the chapters well। यहाँ पर ये जो सब्जेक्ट है वो तो इम्पेरेटिव है, ये मेन वर्ब है, इम्पेरेटिव मूड की मेन वर्ब है, ठीक है। इसमें इनबिल्ट जो सब्जेक्ट होगा वो यू होगा, और यू कोई और नहीं द बॉय ही है, ठीक है। तो अब यहाँ पर एडवाइज्ड मेन वर्ब हो गया, द बॉय जो है वो ऑब्जेक्ट हो गया इस एडवाइज्ड मेन वर्ब का, और यही जो द बॉय है ही हैज टू रिवाइज द चैप्टर्स, ठीक है। सो यहाँ पर इस रिवाइज का भी सब्जेक्ट हो गया और उसका ये ऑब्जेक्ट है। मेन वर्ब के बाद लिखे गए ऑब्जेक्ट नॉन फाइनाइट वर्ब के सब्जेक्ट होते हैं। तो हम दो बार क्यों लिखें इसको, हम सिंपली अब यहाँ पर ये जो इंपेरेटिव मूड में वर्ब है हम इसको इन्फिनेटिव बनाकर लिख दें टू रिवाइज। इससे क्या फायदा हुआ हमारा, अब देखिए ये जो टू रिवाइज नॉन फाइनाइट वर्ब है वो इसके लिए द बॉय इसके लिए सब्जेक्ट होगा और एडवाइस के लिए ऑब्जेक्ट हो गया। वी एडवाइज द बॉय टू रिवाइज ऑल द चैप्टर्स वेल। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। रीजन आपके समझ में आ रहा है किस तरीके से हम कर रहे हैं। ऑल राइट, फिर से सुन लो एक बार। मेन वर्ब के बाद लिखे गए ऑब्जेक्ट नॉन फाइनाइट वर्ब के सब्जेक्ट होते हैं। यहाँ पर जो इंपेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं, इंपेरेटिव मूड की वर्ब का जो सब्जेक्ट होता है वो यू होता है इनबिल्ट, और इनमें आप देख लो यू कोई और नहीं है द बॉय ही है, तो उसके अकॉर्डिंग हमने चेंज कर दिया। ऑल राइट, नाउ लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 24। तो में से जिन लोगों को हिंदी में गिनती पता नहीं है तो वो याद कर लो, अंग्रेज नहीं बन जाओगे अगर हिंदी में गिनती नहीं पता है। कुछ लोग कहते हैं ना मुझे हिंदी में पता नहीं, कि 67 बोल दिया, कितना होता है 67, शेक्सपियर की औलाद है। हिंदी में गिनती तो पता होनी चाहिए, हमें तो यही लगता है, हमें तो लगता है अंग्रेज़ों को भी हिंदी में गिनती याद करनी चाहिए 1 से लेकर 100 तक। एनीवे, अब क्वेश्चन नंबर 25। द मैन सेड टू हिज सन डोंट गेट लेट दिस टाइम। दिस इज क्वेश्चन नंबर 25। द मैन said to his putra, the man said to his putra, don't get late this time। The man said to his putra, don't get late this time। तो एक तरीके का ऑर्डर हो गया ना, बेटे से बोला कि इस बार लेट मत होना, पहले लेट होता होगा तो ऑर्डर्ड है, ठीक है। सो द मैन ऑर्डर्ड हिज सन, द मैन ऑर्डर्ड हिज सन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब आप इसको देखिए, यहीं से क्वेश्चन आया था लॉ में पिछली साल। द मैन ऑर्डर्ड हिज सन, मैंने बताया। चलिए अब यहाँ पर तो ये मेन वर्ब हो गई, ये इसका हिज सन इसका ऑब्जेक्ट हो गया, और हिज सन ही यहाँ पर यू है, इसी को लेट नहीं होना है, लेकिन ये निगेटिव है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, निगेटिव है। सो अब आपको निगेटिव इन्फिनेटिव बनाना है। देखिए 2 + B1, ये तो इन्फिनेटिव हो गया। सो एक गलती गुनाह है कबीरा, पता है वो किस तरीके से चला के खेलते हैं, 2 not + B1 इस तरीके से
इन्फिनिट, ये इन्फिनेटिव नेगेटिव इन्फिनेटिव ऐसे नहीं बनते हैं, वो इस तरीके से दे देंगे। अगर इसका नेगेटिव आपको बनाना है 2 + v1 का, तो आप नॉट को एज एन एडवर्ब पहले लिखिए, फिर 2 लिखिए, फिर v1 लिखिए, ये नेगेटिव इन्फिनेटिव बनता है। समझ में आ गया? ठीक है, ये वाला गलत है। नेगेटिव इन्फिनेटिव के अगर आपको नेगेटिव बनाना है तो उसको 2 से पहले लिखना, और वो आपको एग्जाम में 2 और v1 के बीच में नॉट लिख के दे देंगे, जो कि लास्ट ईयर AMU के पेपर में भी दिया था एक। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन था, द मैन वांट हिज सन टू नॉट एंटर इन हिज ऑफिस। ठीक है, ऐसा कुछ क्वेश्चन था, वो आप देख लीजिएगा। एनीवे, नाउ लेट्स कम टू दिस क्वेश्चन, द मैन ऑर्डर्ड हिज सन। अब डोंट जो है वो एक तरीके का निगेशन है, तो अब आप इसके लिए क्या करेंगे, निगेटिव इन्फिनेटिव का यूज करेंगे। तो निगेटिव इन्फिनिट नॉट टू गेट, ये याद रखिए, नॉट टू गेट, ये भी इन्फिनेटिव है। ठीक है, इसका ये सब्जेक्ट हो जाएगा, नॉट टू गेट लेट दिस टाइम। इतना समझ में आ गया? ऑल राइट। सो अब जो उन्होंने पहले पढ़ लिया है ये थोड़ा बहुत सारा, तो वो सोचते हैं सर इसको तो एक तरीके से और बना सकते हैं, और वो कैसे बना सकते हैं वो भी हम बताते हैं आपको। ठीक, इसको दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं, वो तरीका हम बता रहे हैं। दूसरा तरीका क्या है, देखो एक वर्ब होती है, वो वर्ब हम बता दें। एक वर्ब होती है फॉरबिड, इसकी सेकंड फॉर्म होती है फॉरबेड, थर्ड फॉर्म होती है फॉरबिडन। v1, v2, v3, इसका मतलब होता है किसी को मतलब मना करना, अलाउ नहीं करना। ठीक है, निगेटिव कॉनोटेशन रखती है, तो इसके साथ कभी जिंदगी में यू डोंट हैव टू यूज नॉट, क्योंकि ये खुद मतलब निगेशन की वर्ब है। सो फॉरबिड, फॉरबेड, फॉरबिडन। ठीक है, इसके साथ कभी नॉट का यूज नहीं करेंगे, इसका मतलब खुद आता किसी को मना कर देना वहां पे। सो द मैन ऑर्डर्ड हिज सन, अब आप इसको कैसे लिख सकते हैं, नॉट टू गेट लेट दिस टाइम, द मैन फॉरबेड। ठीक है, फॉरबेड हिज सन, दिस इज वेरी वेरी महत्वपूर्ण, द मैन फॉरबेड हिज सन। अब आपने जब फॉरबेड हिज सन लिख दिया, क्योंकि उसने मना किया है ना यहां पर, द मैन फॉरबेड हिज सन, तो नॉट टू गेट, नॉट टू गेट लेट दिस टाइम। अब ये अगर अब आप फॉरवर्ड के साथ अगर नॉट लिख देंगे तो ये गुनाह कबीरा हो जाएगा, क्योंकि फॉरवर्ड ने खुद निगेशन का सेंस दे दिया। सो द मैन फॉरवर्ड हिज सन टू गेट लेट दिस टाइम, ये गुनाह कबीरा है। अब आपको नॉट नहीं लिखना है, और वो आपको थोड़ा सा अजीब लगेगा कि निगेटिव है और इसमें नहीं दिया है, तो ये ठीक होगा, नॉट नहीं लिखेंगे अगर फॉरवर्ड का यूज़ करेंगे। एनीवे, ये था आपका एक फॉरवर्ड मतलब होता है, इसका खुद का मतलब नॉट टू अलाउ होता है, फॉरवर्ड का खुद का मतलब नॉट टू अलाउ होता है। ठीक है, सो अब आप 2 बार नॉट क्यों लिखेंगे? सो दिस वाज वेरी इंपॉर्टेंट सवाल जो आपको याद रखना है। ठीक है, सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी बड़े प्यारा सा सवाल है, 2 सवाल हैं। थोड़ा बहुत अगर किसी ने नाउन पढ़ा होगा वोकेटिव केस वाला, तो नाम क्या है, जो भी है पानी ले आओ ऐसे करके बोलते हैं ना, तो नाम लेके बोलना। वोकेटिव केस में किसी को नाम लेके कुछ करना वोकेटिव केस होता है। तो अब वही हम आ रहे हैं, बहुत प्यारे से 2 क्वेश्चन हैं, ये याद रखना। ठीक है, और इसके बाद तो हमारा प्रीपोजिशन शुरू होगा, और प्रीपोजिशन तो जब शुरू होगा तभी पता चलेगा। द मैन सेड बॉयज वर्क हार्ड, इसको आप देखिएगा। ठीक है, ये कौन सा नंबर क्वेश्चन है, 26। द मैन सेड बॉयज वर्क हार्ड। हम 27 एक साथ लिख देते हैं। द मैन सेड बॉयज
बॉयज वर्क हार्ड। इतना बड़ा हमने ये कॉमा लगा दिया है यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पर नहीं है। सो द मैन सेड बॉयज वर्क हार्ड, गर्ल्स आल्सो वर्क हार्ड, ठीक है, आदमी ने कहा तो आदमी लड़कों वाले। सो ये तो वही अफर्मेटिव टाइप का, उसको आप सिंपली चेंज कर देंगे द मैन, इसको तो आप सिंपली ऐसे ही चेंज करेंगे द मैन सेड दैट, ठीक है। बॉयज थर्ड पर्सन है, ये थर्ड पर्सन का जितने भी नाउन्स होते हैं वो सब थर्ड पर्सन में कंसिडर किए जाते हैं। सो थर्ड पर्सन चेंज नहीं होता, द मैन सेड दैट बॉयज। अब ये देखो V1 फॉर्म है प्रेजेंट इंडेफिनिट, सो पास्ट इंडेफिनिट में कन्वर्ट कर देंगे, बॉयज वर्कड हार्ड, ये तो ये हो जाएगा द मैन सेड बॉयज वर्क हार्ड। तो अब आप देखें ये वोकेटिव केस है। लड़कों से उन्होंने कहा, लड़कियां तो पहले से मेहनत कर रही थी, अच्छा काम कर रही थी, मैं भी लड़कों से ही बोल रहा हूँ आप लोगों से, बॉयज वर्क हार्ड, ठीक है, गर्ल्स आर वर्किंग हार्ड। सो अब यहाँ पर जब नाम लेके किया, ये वोकेटिव केस है, वोकेटिव केस ऑफ अ नाउन है। वोकेटिव केस ऑफ अ नाउन में हम क्या करते हैं, किसी का नाम लेके हम बोलते हैं कि ऐसा करो, शाम पानी ले आओ, राम खाना खा लो, ठीक है। ये वोकेटिव केस होते हैं जिसमें हम किसी जो डूअर होता है उसको उसके नाम के पुकारने के बाद कोई काम करने के लिए बोलते हैं। एनीवे, सो द मैन सेड बॉयज वर्क हार्ड। सो अब यहाँ पर ये जो वर्क है, वर्क हार्ड, ये इंपेरेटिव मूड में है, ये मेन वर्ब है वर्क यहाँ पर, ठीक है। उन्होंने बोला बॉयज वर्क हार्ड, तो ये मेन वर्ब में, अब इसको आप इंपेरेटिव मूड के तरह चेंज करेंगे। सो द मैन सेड बॉयज वर्क हार्ड, एक तरीके के बॉयज बहुत ज़्यादा शैतान थे तो उनको एडवाइस दिया है कि भैया मेहनत कर लो, वहाँ तुम्हारा किसी का नंबर नहीं आएगा, गर्ल्स का आ जाएगा। सो द मैन, ये एक तरीके की एडवाइस है, सजेशन भी हो सकता है, जो भी आप यूज़ करें, हमने एडवाइस बोल दिया, एडवाइस वाला है, ठीक है। अच्छा ये बताना, अब एडवाइस है तो सी लगेगा या एस लगेगा, अब ये तो नाउन है तो सी लग जाएगा, ठीक है। तो ये एक तरीके की एडवाइस है, तो एडवाइस वाला केस लिख लीजिए आप, द मैन एडवाइज्ड द बॉयज, एडवाइज द बॉयज, क्योंकि यही है बॉयज से इसने कहा है, एडवाइज द बॉयज। इस वर्क जो है मेन वर्ब है, इसका आप इंफिनिटिव बना दीजिए, एडवाइज द बॉयज टू वर्क हार्ड। लो ये हो गया, कितना इजी था। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको समझ में आ गया कि सिर्फ कॉमे की वजह से कितना चेंज हो गया। वहाँ पर वो सिंपल अफर्मेटिव था तो हमने उसको अकॉर्डिंग चेंज कर दिया, वोकेटिव केस है, इंपेरेटिव मूड में है यहाँ पर वर्ब, ठीक है, और वहाँ पर बॉयज सब्जेक्ट था, यहाँ पर थर्ड पर्सन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, यहाँ से आएंगे आपको क्वेश्चन। अब दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत प्यारा सा सवाल है 28 वाला, और किसी अगर मूड पढ़ा होगा तो एक हम मूड के अकॉर्डिंग भी इसको चेंज करेंगे, और जिसने मूड पहली बार में सुना होगा तो हमारा मूड ख़राब हो जाएगा अभी अगर हमें तुम सामने होते, ठीक है। मूड वाला भी एक पढ़ा होगा तो वो समझ में आ जाएगा, वरना तो तोते उड़ जाएंगे। एनीवे, क्वेश्चन नंबर आप देखें, दे सेड टू हिम ओबे योर पेरेंट्स, दे सेड टू हिम ओबे योर पेरेंट्स। हमें इसको चेंज करना है, दे सेड टू हिम ओबे योर पेरेंट्स। ओबे यहाँ पर मेन वर्ब है, इंपेरेटिव मूड में है, ऑल राइट। तो पहले हम इसको चेंज कर देते हैं, ओबे योर पेरेंट्स एक तरीके का क्या है, एडवाइस है, सजेशन है, एक तरीके से सजेस्टेड लिख देते हैं, दे सजेस्टेड हिम, दे सजेस्टेड हिम। यू सब्जेक्ट है और यू कोई और नहीं, हिम ही है, सजेस्टेड हिम, तो दोनों का कॉमन सब्जेक्ट कौन वो हो गया। अब इसको इन्फिनिटिव बना दीजिए, टू ओबे हिज पेरेंट्स, पहला ये बन गया।
अब आप देखें दूसरा किस तरीके से बना सकते हैं। दूसरा, ये तो सिंपल जो हम जैसे बनाते हुए आए हैं, दैट कंजंक्शन का यूज़ कर लिए। दे सजेस्टेड, यहाँ पर भी सजेस्टेड और एडवाइज दोनों आप यूज़ कर सकते हैं। दे सजेस्टेड या एडवाइज्ड हिम, ठीक है। अच्छा, उसी को उन्होंने एडवाइस किया और उसी को ही ओबे करना है, सेम सब्जेक्ट है। दे सेड टू हिम, अब यहाँ पर ही को ही तो ओबे करना है, तो हम दैट कंजंक्शन का भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि वही फॉलो करने वाला है। दैट, ठीक है। ही, अब आप देखें सजेस्टेड है, हमने दैट को उसी हिम के लिए यूज़ कर लिया, दैट ही ओबे, प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही ओबेड हिज पेरेंट्स, ठीक है। ये सही हो गया। नहीं, ये ओबे एक तरीके का सजेशन है, स्ट्रॉन्ग सजेशन है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग मॉडल्स के थ्रू भी तो आप स्ट्रॉन्ग सजेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। जब आप ही को एज ए सब्जेक्ट यूज़ करेंगे दैट कंजंक्शन के साथ, तो उस केस में अब आप जो ओबे इंपेरेटिव मूड की वर्ब है उसका जो एक अंडरस्टूड मीनिंग है, ठीक है, कि सजेशन वाला, स्ट्रॉन्ग सजेशन वाला, तो उसके साथ आप शुड का यूज़ करेंगे। ही शुड, ठीक है, ओबे हिज पेरेंट्स। इन दोनों में फ़र्क क्या है कि इसमें हमने इन्फिनेटिव को ऑब्जेक्ट के बाद लिख दिया, इन्फिनेटिव के जरिए इनडायरेक्ट चेंज कर दिया, और यहाँ पर हमने खुद ही को जो है एज ए सब्जेक्ट यूज़ किया और एक पूरी की पूरी क्लॉज लिख दी, ठीक है। ही शुड ओबे हिज पेरेंट्स, ऑल राइट। अब मूड अगर किसी ने पढ़ा होगा तो वो अब आपको याद आ जाएगा। इनडायरेक्ट सजेशन है, इनडायरेक्ट ऑर्डर, एडवाइस, सजेशन को हम प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड में लिखते हैं। प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है, ऑल राइट। सो दे, ये वाला आ सकता है, दे सजेस्टेड हिम, दे सजेस्टेड हिम दैट he obey his parents। इनडायरेक्ट ऑर्डर एडवाइस को यहां पर ये जो है ओबे, ये प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड में है, और प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है इररेस्पेक्टिव ऑफ द सिंगुलैरिटी और द प्लूरैलिटी ऑफ द सब्जेक्ट। दो द सब्जेक्ट ही इज सिंगुलर हेयर, in spite of that you have to use the B1 form क्योंकि it's sort of indirect suggestion। तो ये प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड की वर्ब है। ये वाला तो कोई लगाएगा भी नहीं तुम में से अगर किसी ने मूड नहीं पढ़ा होगा। ही ओबे गुना हो गया, ओबेस लगाओ, ओबेस मत लगा देना धोखे से भी, ठीक है। तो ये मूड के थ्रू कन्वर्ट कर दिया। तीन तरीके से हम इसको कर सकते हैं। अब आप देख, ओह माय गॉड, इतना समझ में आ गया? ये बहुत इंपॉर्टेंट था। टाइम क्या हो गया? देखो कितने घंटे का हो गया। द प्रिंसिपल सेड टू द प्यून लेट द बॉय गो। कितने घंटे? चलो छोड़ो। The principal said to the peon, let the boy go. All right. One more. The man said to them, let me do my job. 29. The man said to them, let me do my
जॉब। ठीक है, इन दोनों को कन्वर्ट करना है हमें। अब आप देखो पहले, ये जो लेट वर्ब है इसका मतलब टू अलाउ होता है, डायरेक्ट कम्युनिकेशन में यूज होती है। ठीक है, सो द प्रिंसिपल सेड टू द प्यून लेट द बॉय गो। करिए, द प्रिंसिपल ऑर्डर्ड द प्यून, द प्रिंसिपल ऑर्डर्ड द प्यून। अब आप किसका यूज करेंगे, दैट कंजंक्शन का, दैट। अब आप देखें, थर्ड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, लेकिन अब हम यहाँ ही नहीं लिख सकते क्योंकि प्रिंसिपल के लिए भी वहां पे फिर एम्बिग्यूटी आ जाएगी। तो अब हम ही नहीं लिखेंगे क्योंकि प्रिंसिपल भी थर्ड पर्सन है, बॉय भी थर्ड पर्सन, तो सीधे डायरेक्ट हम द बॉय को लिख देंगे, द प्यून दैट द बॉय टू लेट। ये गुनाहे कबीरा है, इसका कोई इन्फिनेटिव नहीं बनता है, दैट। ठीक है, टू लेट, लेट का कोई इन्फिनेटिव नहीं बनता है। ठीक है, दैट द बॉय। अच्छा, लेट का मीनिंग क्या होता है, टू अलाउ समथिंग, एक तरीके का एग्जॉर्शन होता है, तो इसका मतलब शुड भी होता है, शुड के सेंस में स्ट्रॉन्ग वाले। दैट द बॉय शुड बी अलाउड, दैट द बॉय शुड बी अलाउड, ठीक है, टू गो, ये बन जाएगा। इतना समझ में आ गया किस तरीके से हमने किया, द प्रिंसिपल ऑर्डर्ड, अरे ईडी तो लगाया ही नहीं हमने इसमें, ऑर्डर्ड द प्यून दैट द बॉय शुड बी, लेट का वो इन्फिनेटिव भी नहीं बनता और ये डायरेक्ट कम्युनिकेशन में यूज होती है, इनडायरेक्ट में आप लेट का यूज नहीं करेंगे, तो ये हो गया। नाउ लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 29, द मैन सेड टू देम लेट मी डू माई जॉब। सो अब आप देखिए, लेट मी डू माई जॉब, सो द मैन, अब वहां पे देखो आस्क्ड नहीं होगा, रिक्वेस्ट तो नहीं हो सकता, ऑर्डर्ड नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि भैया अगर वो ऑर्डर उनसे करता तो फिर उन आदमी से पूछते क्यों नहीं, को लात मार के भगा देता। सो रिक्वेस्ट कर रहा है, द मैन रिक्वेस्टेड, द मैन रिक्वेस्टेड देम दैट, लेट का हम जो है वो इनडायरेक्ट में यूज नहीं करते, डायरेक्ट वर्ब ऑफ कम्युनिकेशन है। ठीक है, डायरेक्ट कम्युनिकेशन में यूज करते हैं। द मैन रिक्वेस्टेड देम दैट ही, अब लिख दीजिए लेट की जगह क्या यूज करेंगे, शुड का यूज करेंगे, ही शुड बी अलाउड, लेट का मतलब अलाउ भी होता है, टू अलाउ समथिंग, तो वही वाला हमने लिख दिया, पैसिव बना दिया। ठीक है, ही शुड बी अलाउड टू डू, माई है, चेंज होगा फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट द मैन, थर्ड पर्सन, तो उसके अकॉर्डिंग अब आप लिख देंगे हिज जॉब। ये समझ में आ गया। एक और, बहुत भूख लग रही है, हमने अभी खाना भी नहीं खाया, इसको पूरा कर देते हैं बस इम्पेरेटिव का, फिर हमारे दो और बचेंगे, एक्सक्लेमेटरी और मिसलेनियस, देन इनडायरेक्ट विल बी कंप्लीटेड। फिर इंशाल्लाह हम प्रीपोजिशन शुरू करेंगे, और प्रीपोजिशन तो हमें बहुत सारा पढ़ना है। और एक बात और लो, फिक्स प्रीपोजिशन नहीं होते, प्रीपोजिशन, इस दुनिया में सारी चीज़ें फिक्स हो सकती हैं लेकिन प्रीपोजिशन फिक्स नहीं होते। तो ये वाला जो ओमान है आपके दिमाग में, फिक्स प्रीपोजिशन के इसके साथ ये ही आएगा, ऐसा नहीं है, कुछ भी आ सकता है, और अगर कुछ आ रहा है तो उसका रीज़न होगा। एनीवे, नाउ लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 31, ही सेड टू देम लेट्स स्विम इन द पूल। अब आप देखें क्वेश्चन नंबर 31, ही सेड टू देम
लेट्स, देखो हमने इतना संभाल के लिखा है इसको, ये एपस्ट्रॉफी बहुत बड़ा है। लेट्स स्विम इन द पूल। देखो अगर लेट कहते हैं तो इसमें सब्जेक्ट यू होता है, अगर हम लेट्स कह दें तो इसमें फर्स्ट पर्सन प्लस सामने वाला यू हो सकता है या कोई और हो सकता है, दो सब्जेक्ट होते हैं। सिंपली कहने का मतलब ये है कि इसका मतलब वी होता है, लेट्स का मतलब कॉमे के साथ वी होता है, ठीक है। और इस लेट में सब्जेक्ट होता है, इसका में जो सब्जेक्ट हो जाता है वही हो जाता है, लेट्स मतलब वी, ठीक है। एनीवे ही सेड टू देम लेट्स स्विम इन द पूल, इसको हमें बताना है। सो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पर जो लेट्स है इसमें ही और देम दोनों इन्वॉल्व हैं, दोनों को स्विमिंग करनी है, ठीक है। सो उसने, मुझे तो तैरना नहीं आता, ठीक है। एक बार मैं गया था ऐसे दोस्त के साथ, तो मुझे गोता लग गया, उसके बाद से मैं गया ही नहीं, हाइड्रोफोबिक हो गया हूँ। सो ही सेड टू देम, उन्होंने सजेशन दिया है एक तरीके का, ही सजेस्टेड देम, ठीक है, दैट। अब इसमें लेट्स मतलब वी, फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन चेंज होंगे किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट देखो ही है और जो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट टू देम है, दोनों थर्ड पर्सन के हैं, और जब आपको थर्ड पर्सन के दिए हो तो उनके लिए एक कॉमन सब्जेक्ट चूज करना हो, देन यू हैव टू चूज दे, सो दे। अब आप देखो, इसको भी इनडायरेक्ट में आप यूज नहीं करते, तो वही शुड वाला सेंस होता है इसका भी, दे शुड स्विम इन द पूल। ये समझ में आ गया किस तरीके से हुआ, लेट का मतलब वी होता है, और फिर मैंने आपको बताया फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउंस चेंज होते हैं अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट इन द रिपोर्टिंग स्पीच, और वहां पे दोनों ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट दोनों क्या हैं, थर्ड पर्सन के, तो उसके अकॉर्डिंग आपको चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो थर्ड पर्सन में प्लूरल आ जाता है दे। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद टाटा बाय बाय। क्वेश्चन नंबर 32। हमें 32 से एक बात याद आ गई, अगर किसी देखो ये तो बायो का है, हमारे जो दांत होते हैं, मुंह होता है, उसमें 4 टाइप्स ऑफ टीथ पाए जाते हैं, और 32 टोटल टीथ होते हैं। अब हम आपको बता देते हैं, इंडिया का पीएम मोदी, I for incisors, C for canine, P for premolar, M for molar. These are 4 different types of teeth which are found in our मुंह, ठीक है। इंडिया का पीएम मोदी, अब टोटल कितने होते हैं, एडल्ट के अंदर तो 32 होते हैं, सब ऑलमोस्ट एडल्ट बन चुके हैं। अगर आपको इसको याद करना है, देखो अपर जॉ और लोअर जॉ होता है, अपर जॉ और लोअर जॉ, तो आप ऐसे लिख लिए 2 1 2 3, ये हम इसका अपर जा बोल देते हैं, और लोअर जा, ठीक है। सो अब ये तो हमने लिख दिया, अब इसको मिटा देते हैं, तो मैं लिख लिया होगा इतना जल्दी। सो इंडिया का पीएम मोदी 2 1 2 3, नीचे भी 2 1 2 3, मतलब ये जो है पेयर्स हैं, कुल मिला के देखो 2 2, ये 4 पेयर इसके इंसीजर के, और 2 पेयर केनाइन के, प्रीमोलर के 4 और 6 उसके। अब आप इसको सबको 2 से मल्टीप्लाई करो, ये 8 हो गया, ये 4 हो गया, ये 8 हो गया, ये 12 हो गया, 12 और देखो 32 हो गई, कर दिया। देखो हमने सही, इंडिया का पेमेंट ये याद कर लेना ऐसे ही। एनीवे नाउ लेट्स कम टू दैट, क्वेश्चन नंबर 32 था तो हमें याद आ गया ऐसे ही। इंडिया का पीएम मोदी 2 1 2 3, और फिर अगर ये तो एडल्ट में होता है, बच्चों में अगर आपको करना है तो 2 1 0 2 कर दो बस, इस पर कम होते। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, ही सेड टू मी लेट्स वॉच टीवी, ही सेड टू मी लेट्स वॉच टीवी, ही सेड टू मी, सजेशन है एक तरीके का, चलो टीवी देखते हैं, लेकिन बिग बॉस कभी मत देखना। he suggested me, अब किसका, दैट कंजंक्शन को यूज करेंगे, दैट, लेट्स मतलब वी,
चेंज होता है फर्स्ट पर्सन और रिपोर्टिंग स्पीच में। अब यहाँ पर देखो फर्स्ट पर्सन, ये थर्ड पर्सन का हो गया और ये फर्स्ट पर्सन हो गया। और जब फर्स्ट पर्सन और थर्ड पर्सन आपको चूज करना हो तो उस केस में आप फर्स्ट पर्सन का प्लूरल प्रोनाउन लिखते हैं, ही सजेस्टेड मी दैट। अब आपको क्या लिखना, वी लिखेंगे। क्यों? क्योंकि वहां पर सेकंड पर्सन का भी वो आ गया। ही सजेस्टेड मी दैट वी शुड वॉच टीवी। यहां पर क्योंकि सजेस्ट क्या, दोनों लोगों को टीवी देखना है ना, तो हम फर्स्ट पर्सन का कर देंगे। दिस वॉज ऑल अबाउट द इंटरोगेटिव टाइप ऑफ सेंटेंसेस। इसके बाद हम एक्सक्लेमेटरी और मिसलेनियस देखेंगे, फिर इंडायरेक्ट पूरा हो जाएगा। फिर इंशाल्लाह शुरू करेंगे कैसे, प्रीपोजिशन। टाटा बाय बाय।